हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर सारथी। तो कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास में पार्ट 1 कंप्यूटर नॉलेज की प्रिपरेशन को। और यूपी पीसीएल 2021 के लिए ये क्लासेस आपको बहुत हेल्प करने वाली है। तो हम पढ़ रहे थे नेटवर्किंग, इसकी पार्ट 1 क्लास हो चुकी है। पार्ट 2 क्लास आज कंटिन्यू करके क्वेश्चंस करके ख़त्म करेंगे इस चैप्टर को। और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। और फिर मैं करवाऊँगी आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जिसमें हम MCQs के थ्रू कंप्लीट करेंगे पूरे चैप्टर को, जिसमें MS वर्ड, MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट भी कवर करेंगे। और उसके बाद फाइनली हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे नेटवर्किंग को स्टार्ट करते हैं। तो ये सब डिस्कस कर चुके हम पहले ही लास्ट क्लास के अंदर। तो ये सब हम पढ़ चुके टोपोलॉजीज़ के बारे में, नेटवर्क के टाइप्स पढ़ चुके हैं, लैन, मैन, वैन, पैन, सैन, कैन, ठीक है। इसके अलावा हमने डिस्कस किया है VPN को, और हमने IP एड्रेस डिस्कस किया था, नोड्स डिस्कस की थी, राउटर्स, स्विचेस, ये सब क्या है आपके नेटवर्किंग डिवाइस या फिर कम्युनिकेशन डिवाइस होते हैं। देन हब्स पढ़ चुके हैं, गेटवे पढ़ चुके हैं, और हम ट्रांसमिशन मीडियम्स को भी देख चुके हैं। इसके बाद हमने वायरलेस कम्युनिकेशन मीडिया, ये टॉपिक हमने लास्ट पढ़ा था। तो आज हमें स्टार्ट करना है OSI मॉडल के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे समझते हैं क्या होता है OSI मॉडल। तो OSI मॉडल आपका एक नेटवर्किंग का मॉडल है, जिसमें हम ये जान पाते हैं कि किस तरीके से हम नेटवर्किंग कर सकते हैं दो डिवाइस के बीच में, कौन कौन सी ऐसी लेयर्स हैं जो अपने अपने रिस्पेक्टिव फंक्शनैलिटीज़ को परफॉर्म करती हैं। तो देखो यहाँ पे OSI की फुल फॉर्म भी इम्पॉर्टेंट है। OSI स्टैंड्स फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ठीक है। ये एक रेफरेंस मॉडल है विच कंसिस्ट ऑफ 7 लेयर्स। आपसे डायरेक्टली पूछेंगे कि OSI मॉडल में कितनी लेयर्स होती हैं, तो आपको याद रखना है कि इसमें होती है 7 लेयर्स विच कंक्लूड्स द ओवरऑल कम्युनिकेशन सिस्टम। और इन 7 लेयर्स के अंदर हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम समाया हुआ है। अब इन लेयर्स के कई बार नाम भी पूछ लेते हैं इनके नंबर के अकॉर्डिंग। आपसे पूछेंगे OSI मॉडल के अंदर 4th लेयर कौन सी है, तो आपको कैसे याद करना है। ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, आपसे डायरेक्टली पूछते हैं कि 3rd लेयर कौन सी है, 5th लेयर कौन सी है। तो कैसे आप इन सभी लेयर्स के ऑर्डर को याद करेंगे, इसके लिए आपको एक ट्रिक दे रही हूँ। और अगर ट्रिक पसंद आएगी तो कमेंट में इसको ज़रूर से आप मेंशन करना, ठीक है। देखो यहाँ पे सबसे पहली होती है फिजिकल लेयर, ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर जाना है। उसके बाद सेकंड होती है डेटा लिंक लेयर, थर्ड होती है नेटवर्क लेयर, फोर्थ इज ट्रांसपोर्ट लेयर, फिफ्थ इज सेशन लेयर, सिक्स्थ इज प्रेजेंटेशन लेयर एंड सेवेंथ इज एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप इसे याद कैसे करेंगे, इसे ऐसे याद कर लीजिए। इनके जो इनिशियल्स हैं APST ND और P, इसे ऐसे याद करो। देखो आज, फिर, ठीक है, आज फिर से, टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। तो ऐसे याद करेंगे, आज फिर से टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। मैं इसे एक बार साफ से लिख देती हूँ। देखो अगर ऐसे आप याद कर लेंगे तो आपको सभी लेयर्स का ऑर्डर भी याद हो जाएगा। देखो आज से एप्लीकेशन लेयर, फिर से प्रेजेंटेशन लेयर, से सेशन लेयर, टेस्ट से ट्रांसपोर्ट लेयर, नहीं से नेटवर्क लेयर, देना से डेटा लिंक लेयर और पड़ेगा से फिजिकल लेयर। तो इस तरीके से अगर आप याद कर लेते हैं आज फिर से टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, तो आप इन सभी लेयर्स के ऑर्डर को याद कर पाएंगे। तो फिजिकल लेयर नंबर 1 लेयर होती है, फर्स्ट लेयर, और 7th लेयर आपकी होती है एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे यहाँ पे रिलेशनशिप बिटवीन ईच लेयर के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो। हर लेयर के बीच में क्या रिश्ता है ये हमें समझना बहुत ही ज़रूरी है। देखो लेट्स सी हाउ ईच लेयर इन द OSI रेफरेंस मॉडल कम्युनिकेट्स विद वन अनदर विद द हेल्प ऑफ द बिलो डायग्राम। तो जो ये लेयर्स होती हैं ना, ये आपस में कम्युनिकेट करती है, और कम्युनिकेट करने के लिए इस्तेमाल करती है प्रोटोकॉल डेटा यूनिट का। देखो
मान लीजिए ये आपका होस्ट एक कंप्यूटर ए है, होस्ट कंप्यूटर एक बी है, ठीक है। तो कैसे ये कम्युनिकेट करेंगी? होस्ट ए में भी ये सारी लेयर्स होंगी और होस्ट बी में भी ये सारी लेयर्स होंगी। तो पहले यहाँ पे समझते हैं। देखो, मान लो अगर होस्ट ए को कोई डेटा सेंड करना है होस्ट बी को, ऐसे, ठीक है। तो पहले जो डेटा है वो आता है एप्लीकेशन लेयर से होता हुआ प्रेजेंटेशन लेयर पे, देन सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक और फिजिकल। फिर इस वाले होस्ट की फिजिकल लेयर कम्युनिकेट करेगी यहाँ से इस वाले फिजिकल लेयर से। कैसे? अब देखो, फिजिकल लेयर पे ना हम बात करते हैं बिट्स की, और यहीं पर हम ट्रांसमिशन मीडिया भी यूज़ करते हैं, चाहे वायरलेस या फिर वायर्ड। तो जैसे भी होस्ट ए और होस्ट बी कनेक्टेड होंगे उस तरीके से ये फिजिकल लेयर आपस में कम्युनिकेट करेगी, और जो डेटा है वो इस फिजिकल लेयर से यहाँ चला जाएगा और फिर ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो फिजिकल से डेटा लिंक लेयर, देन नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन। तो इस तरीके से जो डेटा है वो होस्ट ए से होस्ट बी के पास आ जाएगा। अब जो ये सारी लेयर्स हैं ये काम करती है प्रोटोकॉल डेटा यूनिट पे, और हर लेयर की अपनी एक प्रोटोकॉल डेटा यूनिट होती है, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे यहाँ पे सबसे पहले फिजिकल लेयर के साथ। फिजिकल लेयर पे हमारे पास जो PDU है उसे हम बोलते हैं क्या? बिट्स, ठीक है। तो फिजिकल लेयर प्रोटोकॉल डेटा यूनिट इज बिट्स। आपसे डायरेक्टली पूछेंगे कि फिजिकल लेयर का PDU क्या है, मतलब प्रोटोकॉल डेटा यूनिट क्या है, तो क्या है? बिट्स है। इसके बाद डेटा लिंक लेयर पे हम फ्रेम्स के बारे में बात करते हैं, नेटवर्क लेयर पे हम बात करते हैं पैकेट्स की, ट्रांसपोर्ट लेयर पे हम बात करते हैं सेगमेंट की, इसके बाद सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन, इन सभी पे हम डेटा ही बोलते हैं PDU को, ठीक है। इन सब के लिए हम डेटा ही यूज़ करते हैं। अब देखो यहाँ पे APDU का मतलब यहाँ पर क्या है? एप्लीकेशन प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। PPDU मतलब क्या है? प्रेजेंटेशन प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। SPDU सेशन प्रोटोकॉल डेटा यूनिट, और इन तीनों की सेम होती है यूनिट, दैट इज डेटा। मतलब इन तीनों लेयर्स पे हम डेटा ही बोलते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर पे हम बोलते हैं सेगमेंट, पैकेट बोलते हैं कहाँ पर? नेटवर्क लेयर पर, फ्रेम बोलते हैं डेटा लिंक लेयर पर, और बिट्स बोलते हैं फिजिकल लेयर पर। तो ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अब रोल्स एंड प्रोटोकॉल्स यूज्ड एट ईच लेयर के बारे में। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि किस लेयर के कौन कौन से रोल्स हैं और कौन कौन से प्रोटोकॉल्स हम यूज़ करने वाले हैं इन लेयर्स पे। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे नंबर 1 फिजिकल लेयर के बारे में। प्रोवाइड फिजिकल मीडियम टू ट्रांसमिट द बिट्स। आप जानते हैं फिजिकल लेयर पे जो प्रोटोकॉल डेटा यूनिट है वो होती है बिट्स। तो बिट्स को ट्रांसमिट करने के लिए यहाँ पे फिजिकल मीडियम प्रोवाइड करती है कौन? फिजिकल लेयर। इसके बाद सेकेंड है हमारी डेटा लिंक लेयर, ठीक है। तो डेटा लिंक लेयर क्या करती है? डिलीवर करती है एरर फ्री ट्रांसफ़र डेटा फ्रेम्स। तो यहाँ पे हम एरर को डिटेक्ट करते हैं, और जो भी हम फ्रेम्स ट्रांसफ़र करेंगे वो एरर फ्री होने चाहिए। ये काम करता है कौन? डेटा लिंक लेयर। नेक्स्ट हमारी है नेटवर्क लेयर। थर्ड लेयर नेटवर्क लेयर क्या करती है? देखो, रिस्पॉन्सिबल टू सेंड पैकेट्स फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन पॉइंट। सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ पैकेट्स को सेंड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है नेटवर्क लेयर की, ठीक है। इसके बाद है ट्रांसपोर्ट लेयर, नंबर 4 लेयर। यहाँ पे क्या होता है? प्रोड्यूस रिलायबल मैसेज डिलीवरी फ्रॉम प्रोसेस टू प्रोसेस। तो आपको ये कीवर्ड्स याद रखने हैं। प्रोसेस टू प्रोसेस यहाँ पे होता है, सोर्स टू डेस्टिनेशन यहाँ पे होता है, और पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे होता है, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट आपका होता है डेटा लिंक लेयर पे। तो ट्रांसपोर्ट लेयर में हम मैसेज को डिलीवर करते हैं प्रोसेस टू प्रोसेस पे। इसके बाद सेशन लेयर जो नंबर 5 की लेयर है, यूजिंग टू स्टैब्लिश, मैनेज एंड टर्मिनेट सेशन। आप जानते हैं अगर किसी भी क्लाइंट को सर्वर से कम्युनिकेट करना होता है तो पहले हम सेशन क्रिएट करते हैं। तो उस सेशन को इस्टेब्लिश करना, मैनेज और टर्मिनेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं सेशन लेयर का। इसके बाद है प्रेजेंटेशन लेयर, नंबर 6 लेयर, जिसका मेन काम क्या होता है? ट्रांसलेशन करना। मतलब एस्काई अगर कोड है तो उसे बिट्स में कन्वर्ट करना, या फिर कोई और कोड है तो उसे ट्रांसलेट करना कंप्यूटर के लिए, कंप्रेशन करना डेटा का, और इंक्रिप्शन करना, ठीक है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। और यहाँ पे है एप्लीकेशन लेयर, दैट इज 7th लेयर। ये क्या करती है? ये आपको सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो यूज़र जिस लेयर से बात करते हैं वो होती है एप्लीकेशन लेयर। यहाँ पे आपको सभी सर्विसेज प्रोवाइड करती है कौन? एप्लीकेशन लेयर।
क्लियर हो गया। अब हमें यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स को भी याद करना है जो इन लेयर्स पे रहते हैं, और कुछ नेटवर्किंग डिवाइस। तो हमने पढ़े थे हब्स। जो हब्स होते हैं वो काम करते हैं फिजिकल लेयर पर, हब्स के साथ रिपीटर्स भी यहाँ पे काम करते हैं, ठीक है। रिपीटर्स का मतलब क्या होता है, अगर हमें डेटा को वापस से रीजनरेट करना है तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं रिपीटर्स का, ठीक है। इसके बाद डेटा लिंक लेयर पे हम यूज़ करते हैं स्विचेस का, और यहाँ पे स्विचेस के अलावा जो प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं वो होते हैं IEEE 802.3 ईथरनेट प्रोटोकॉल का हम डेटा लिंक लेयर पे इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा ईथरनेट के अलावा हमारे पास होता है, एक मिनट, यहाँ पे होता है फ्रेम रिले और ATM। फ्रेम रिले और ATM। ATM स्टैंड्स फॉर एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड, ठीक है, ATM। अब यहाँ बात करें नेटवर्क लेयर की, तो नेटवर्क लेयर आप जानते हो IP एड्रेस के लिए होती है रिस्पॉन्सिबल, और यहाँ पे IPv4, IPv6 होते हैं। इसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर पे क्या होता है, बहुत ही पॉपुलर दो प्रोटोकॉल्स TCP और UDP, इनके बारे में हम डिस्कस भी करेंगे डिटेल के अंदर। सेशन लेयर पर क्या होता है, सेशन को क्रिएट करते हैं बिटवीन द एप्लीकेशंस, ठीक है। और प्रेजेंटेशन लेयर पर क्या होता है, ट्रांसलेशन, जैसे कि GIF का, MPEG का, ये सब यहाँ पे यूज़ होते हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांसलेशन के लिए हम जैसे मान लो ASCII का भी यहाँ पे यूज़ करते हैं। और अगर बात करें हम एप्लीकेशन लेयर की, तो यहाँ पे बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं, जैसे कि टेलनेट है, इसके अलावा SMTP है। SMTP स्टैंड्स फॉर सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। HTTP है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। DNS, तो बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं हमारे एप्लीकेशन लेयर पे। और नेटवर्क लेयर पे जो नेटवर्किंग डिवाइस हम यूज़ करते हैं वो होता है राउटर्स, ठीक है। और जो गेटवे नेटवर्किंग डिवाइस है वो आप किसी भी लेयर पर यूज़ कर सकते हो, साथों के साथ वो लेयर पे काम करते हैं आपके गेटवे नेटवर्किंग डिवाइस, ठीक है। तो इतना आपके लिए इंपॉर्टेंट है समझना। इनके रोल्स से क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, तो रोल्स को आप ट्रिपल स्टार मार्क कर लो। आपसे पूछेंगे इंक्रिप्शन किस लेयर पे होता है, तो किस पे होता है, प्रेजेंटेशन लेयर पे। सेशंस कौन मेंटेन करता है, सेशन लेयर, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट डिलीवरी कहाँ होती है, डेटा लिंक लेयर पे। प्रोसेस टू प्रोसेस कहाँ होती है, ट्रांसपोर्ट लेयर पे। और यहाँ पे फिजिकल मीडियम कौन प्रोवाइड करता है, तो यहाँ पे आएगा फिजिकल लेयर रिस्पॉन्सिबल है फिजिकल मीडियम को प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे अगले कंसेप्ट की। यहाँ पे हम बात करेंगे अब TCP/IP मॉडल की। अभी तक हमने बात करी है OSI मॉडल की, अब बात करेंगे TCP/IP मॉडल की, ठीक है। तो OSI मॉडल जो है वो एक थियोरेटिकल मॉडल है, लेकिन जो एक्चुअल में अप्लाई होता है नेटवर्किंग के लिए वो होता है TCP/IP मॉडल। ये होता है आपका 4 लेयर आर्किटेक्चर, इसमें होती है 4 लेयर, ठीक है। TCP/IP मॉडल में होती है 4 लेयर, कौन कौन सी। सबसे पहली होती है नेटवर्क एक्सेस लेयर, सेकंड नंबर पे होती है इंटरनेट लेयर, थर्ड नंबर पे होती है ट्रांसपोर्ट लेयर, और फोर्थ नंबर पे होती है एप्लीकेशन लेयर। अब देखो यहाँ पर बात करेंगे प्रोटोकॉल्स की जो इन लेयर्स पे यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर है हमारे पास नेटवर्क एक्सेस लेयर। यहाँ पे यूज़ करते हैं पैकेट रेडियो का, LAN का, इथरनेट, और PPP मतलब पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे हमने OSI मॉडल की फिजिकल लेयर और डेटा लिंक लेयर को ऐड करके बना दिया नेटवर्क एक्सेस लेयर, ठीक है। इंटरनेट लेयर हम बोल रहे हैं यहाँ पे नेटवर्किंग लेयर को, जो कि OSI मॉडल में नेटवर्क लेयर थी। और ट्रांसपोर्ट लेयर तो सेम ही है, और एप्लीकेशन लेयर जो है वो सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन को मिला के है। तो यहाँ पे 7 लेयर ना होके 4 लेयर्स ही बची हैं। तो देखो इंटरनेट लेयर यहाँ पे है, ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल आपके हैं TCP और UDP, और एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स हैं टेलनेट, FTP, SMTP और DNS, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे प्रोटोकॉल्स दिखाए गए हैं। अब बढ़ते हैं आगे और TCP/IP मॉडल को डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखो यहाँ पे समझते हैं TCP/IP मॉडल को, हर एक लेयर पे क्या क्या इंपॉर्टेंट फंक्शनैलिटीज़ हैं उनको डिस्कस करेंगे, और कौन कौन से इंपॉर्टेंट मेन प्रोटोकॉल्स हैं उनको समझेंगे। देखो सबसे पहले बात करेंगे नेटवर्क एक्सेस लेयर की।
तो इसका रोल क्या है? कंबाइंस रॉ डेटा इनटू डेटा फ्रेम्स, प्रोवाइड्स अ फिजिकल इंटरफेस फॉर डेटा ट्रांसमिशन, प्रोटोकॉल्स यूज्ड आर पीपीपी एंड ईथरनेट। तो नेटवर्क एक्सेस लेयर रॉ डेटा को कंबाइन करती है डेटा फ्रेम्स के अंदर और फिजिकल मीडियम प्रोवाइड करती है डेटा के ट्रांसमिशन के लिए। प्रोटोकॉल्स जो यहाँ पर यूज़ होते हैं वो है पॉइंट टू पॉइंट और ईथरनेट। इसके बाद इंटरनेट लेयर, मतलब जो आपकी नेटवर्क लेयर होती है किसके अंदर? OSI मॉडल के अंदर। तो ये बेसिकली आपको प्रोविजंस प्रोवाइड करती है लॉजिकल एड्रेसिंग के लिए। IP एड्रेस यहाँ पे हम यूज़ करते हैं और डेटा पैकेट्स की हम राउटिंग करते हैं यहाँ पे यूजिंग राउटर्स, और यहाँ पे IPv4 जैसे इंटरनेट प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करा जाता है। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करती है? ये प्रोवाइड करती है एंड टू एंड कनेक्शन, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेटा सेगमेंट्स, ठीक है, और डिलीवरी करती है डेटा की विद एरर कंट्रोल। यहाँ पे एरर कंट्रोल भी होता है। और यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स कौन से हैं? TCP और UDP, जिन्हें हम डिस्कस भी करेंगे आज ही। इसके बाद लास्ट फोर्थ आपकी है एप्लीकेशन लेयर, प्रोवाइड करती है यूज़र इंटरफेस, ठीक है, डेटा इनकोडिंग करती है, डेटा की ट्रांसलेशन करती है। और यहाँ पे जो प्रोटोकॉल्स है वो कौन कौन से हैं? DHCP डायनेमिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल, DNS डोमेन नेम सिस्टम, देन है FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसके अलावा SMTP और भी बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं एप्लीकेशन लेयर पे। तो जिस लेयर पे हम काम करते हैं वो होती है कौन सी? एप्लीकेशन लेयर, जो यूज़र को इंटरफेस प्रोवाइड करती है। क्लियर हो गया? अब देखो आगे क्या है, अब डिस्कस करेंगे IPv4 एड्रेस को, ठीक है। तो दो टाइप के IP एड्रेस के वर्जन्स है, IPv4 और IPv6। यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है। पहले पढ़ते हैं IPv4 को, फिर पढ़ेंगे IPv6 को, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, एन IP एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, इज अ न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज अ स्पेसिफिक इंटरफेस ऑन द नेटवर्क। तो किसी भी डिवाइस को इंटरनेट मतलब नेटवर्क पर यूनिकली पहचानने के लिए हमने एक नंबर असाइन कर रखा है। वो यूनिक नंबर क्या होता है? IP एड्रेस होता है। तो आज की डेट में हम IP के दो वर्जन्स को यूज़ कर रहे हैं, IPv4 और IPv6। क्वेश्चन कहाँ से आता है? क्वेश्चन आता है कि जो IPv4 है वो कितने बिट्स का होता है? तो 32 बिट्स का होता है IPv4 और IPv6 होता है 128 बिट्स का। अगर बात करें IPv4 की, अगर ये 32 बिट का है तो यहाँ पे इतने मतलब 2 की पावर 32 यूनिक एड्रेसेस अलाउड हैं। तो इसे सॉल्व करने पर ये वैल्यू आएगी, ठीक है। तो इतने एड्रेसेस यहाँ पर हम बना सकते हैं और डिवाइसेस को एलोकेट कर सकते हैं। अगर बात करें IPv6 की तो ये 128 बिट का होता है और यहाँ पे 2 की पावर 128 यूनिक एड्रेस हो सकते हैं, ठीक है, जिसे हम अगर खोलेंगे सॉल्व करने पर तो ये 3.4 इंटू 10 की पावर 38 कुछ बन जाएगा। अब देखो आगे बढ़ेंगे। एन IP एड्रेस इज एज सच जनरली शोन एज 4 octets ऑफ नंबर्स फ्रॉम 0 to 255 रिप्रेजेंटेड इन डेसिमल फॉर्म इंस्टेड ऑफ बाइनरी फॉर्म। तो IP एड्रेस को हम दो नोटेशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कौन कौन सी नोटेशन है? फर्स्ट है आपकी डेसिमल नोटेशन और सेकंड है बाइनरी नोटेशन, ठीक है। देखो एग्जाम्पल देखते हैं। ये हमारे पास एक एड्रेस है। अब यहाँ पे 4 ऑक्टेट है। पहला ऑक्टेट ये है, दूसरा ऑक्टेट ये है, तीसरा ऑक्टेट ये है, चौथा ऑक्टेट ये है। ऑक्टेट मीन्स क्या होता है आपका? 8 बिट्स के कॉम्बिनेशन को हम ऑक्टेट कहते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हो 8 बिट्स है, फिर यहाँ पे डॉट है, 8 बिट्स है, डॉट 8 बिट्स एंड डॉट 8 बिट्स। ये इसी को हमने रिप्रेजेंट करा है बाइनरी के अंदर। ऊपर जो है ये हमारा है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन और ये हमारी है बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। तो 4 ऑक्टेट में हम रिप्रेजेंट करते हैं IP एड्रेस को और हर एक ऑक्टेट में 0 से लेके 255 तक हम रिप्रेजेंट करते हैं नंबर्स को डेसिमल में। आप देख पा रहे हो यहाँ पे पहले ऑक्टेट में क्या आया? 168 आया, सेकेंड में 212, इसके बाद 226 एंड देन 204। तो हमने इन बाइनरी नंबर्स को ही सॉल्व करके डेसिमल में कन्वर्ट करके यहाँ पे लिखा हुआ है। तो दो नोटेशंस होती हैं IP एड्रेस को रिप्रेजेंट करने की। द बाइनरी नंबर इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज दैट विल डिटरमाइन विच क्लास ऑफ नेटवर्क द IP एड्रेस बिलोंग्स टू।
ठीक है। तो बाइनरी नोटेशन जो होती है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज यहाँ से हमें आइडिया मिलता है कि जो आईपी एड्रेस है वो किस क्लास का है। मतलब नेटवर्क में हमने IPv4 के लिए हमने 5 क्लासेस बना रखी है, तो किस क्लास से बिलोंग कर रहा है ये एड्रेस, ये हमें बाइनरी नोटेशन से ही पता लगता है। हालांकि वो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने उसे यहाँ पर मेंशन नहीं किया कि कौन कौन से ऑक्टेट्स के इनिशियल्स बताते हैं, क्लास A है, क्लास B, क्लास C, D या फिर E। यहाँ देखो, एन IPv4 इज टिपिकली एक्सप्रेस्ड इन अ डॉटेड डेसिमल नोटेशन, जो हमारी ये वाली है, with every 8 bits, मतलब octet represented by a number from 1 to 55, each separated by a dot. An example of IPv4 would look like this, इस तरीके से, ठीक है। तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे हमने डॉटेड डेसिमल नोटेशन में रिप्रेजेंट किया है इसे, जिसमें 8 बिट्स का ऑक्टेट है जो 0 से लेके 255 तक के नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, और सेपरेट होगा डॉट के साथ। अब देखो यहाँ पर IPv4 जो एड्रेस होते हैं वो 2 पार्ट्स कंपोज करते हैं। द फर्स्ट नंबर इज द इन द एड्रेस स्पेसिफाई द नेटवर्क, वाइल द लेटर नंबर्स स्पेसिफाई द स्पेसिफिक होस्ट। तो IP एड्रेस 2 चीज़ के बारे में बताते हैं हमें, कौन कौन सी। एक तो नेटवर्क एड्रेस के बारे में पता चलता है हमें यहाँ से कि नेटवर्क कौन सा है, और दूसरा होस्ट कौन सा है, ठीक है। तो इन 2 के बारे में ये बताते हैं। अब बात करते हैं सबनेट मास्क की। अ सबनेट मास्क स्पेसिफाइज विच पार्ट ऑफ एन एड्रेस इज द नेटवर्क पार्ट एंड विच पार्ट ऑफ द एड्रेस इज द स्पेसिफिक होस्ट। तो सबनेट मास्क ही ये बताता है कि एड्रेस का कौन सा पार्ट नेटवर्क का पार्ट है और कौन सा पार्ट होस्ट का पार्ट है। क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं आगे, और यहाँ पे देखो हमने जो IPv4 के अंदर 5 क्लासेस हमने बना रखी है नेटवर्क की, उसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्लासेस ऑफ नेटवर्क। तो पहली क्लास होती है क्लास A, और इसकी रेंज होती है 1.0.0.02 126.255.255.255, और इसका डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, 255.0.0.0, ठीक है। क्लास B की रेंज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, जितनी इंपॉर्टेंट आपके लिए सबनेट मास्क है, ठीक है। फिर क्लास C है, उसका मास्क याद कर लेना, ये इसकी रेंज है। और जो हमारी क्लास D है, ये जो है ये रिजर्व्ड है मल्टीकास्टिंग के लिए, और जो क्लास E है ये क्या है, आपकी एक्सपेरिमेंटल क्लास है, ये भी एक तरीके से यूज़ नहीं होती है। तो यूज़ सिर्फ ये 3 क्लास ही होती है। इसकी रेंज आप ऐसे याद कर लो, देखो 0 to 126 याद कर लो इसे ऐसे। इसके बाद यहाँ पे याद कर लो 128 से 191, यहाँ पे 192 से 223, और यहाँ पे 224 से 239, और यहाँ पे 240 से 255। इस तरीके से आप इसे याद कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे 1 से कर लो, यहाँ से 1 पे लिखा हुआ है तो 1 से कर लो, ठीक है, ऐसे कर लो। तो ऐसे आप रेंज याद कर लो, और ये डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क तो अच्छे से याद कर लेना, यहाँ से तो हर बार क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है जो क्लास A एड्रेसेस है 127.0.0.0 से लेके 127.255.255.255, इसे हम यूज़ नहीं करते हैं बिकॉज ये रिजर्व्ड होती है लूप बैक टेस्टिंग के लिए। तो इसे भी आप याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, मैंने इसे आगे भी मेंशन करा हुआ है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, और यहाँ पे हम बात करेंगे प्राइवेट एड्रेसेस के बारे में। ये IPv4 के अंदर ही है, और स्पेशल एड्रेसेस के बारे में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एड्रेस स्पेस के अंदर ही कुछ ऐसे नेटवर्क होते हैं जो रिजर्व्ड होते हैं प्राइवेट नेटवर्क्स के लिए, तो वो बोलते हैं हम उन्हें प्राइवेट एड्रेसेस। तो इन प्राइवेट नेटवर्क से कोई भी पैकेट आपके पब्लिक इंटरनेट में रूट नहीं करा जा सकता। तो इसकी रेंज याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट होती है प्राइवेट एड्रेस की रेंज 10.0.01 से लेके 10.255.255.255, इसके बाद 172.16.0.0 से लेकर 172.31.255.255, देन 192.168.00 से लेकर 192.168.255.255। इम्पॉर्टेंट है,
पूछ सकते हैं। स्पेशल एड्रेसेस भी आते हैं IPv4 से। देखो फर्स्ट तो सेम ही है, लूप बैक एड्रेस, जिससे हम जानते हैं कि होस्ट कहाँ पर है, ठीक है। तो 127.0.0.0 लूप बैक एड्रेस के लिए यूज़ होता है। इसके बाद IP मल्टीकास्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं 224.0.0.0। और देखो ब्रॉडकास्ट एड्रेस के लिए, मतलब अगर हमें नेटवर्क में सभी होस्ट को कोई भी मैसेज सेंड करना है तो उसके लिए यूज़ करते हैं ब्रॉडकास्ट एड्रेस का 255.255.255.255। इसे बोलते हैं डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे यहाँ पे IPv6 एड्रेस के बारे में, तो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो आजकल क्या है कि इंटरनेट यूज़र्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, तो IPv4 के अंदर हम सभी यूज़र्स को IP एड्रेसेस असाइन नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए हमने IPv6 का इस्तेमाल किया, जहाँ पे हमें बहुत बड़ा एड्रेस स्पेस मिला, जिससे हम बहुत सारे यूज़र्स को एड्रेसेस एलोकेट कर पाए। तो यहाँ से इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही पूछेंगे कि जो हमारा एड्रेस साइज़ है उसे इंक्रीज़ करा गया 32 बिट्स से लेकर 128 बिट्स में। और देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, IPv6 एड्रेसेस आर रिप्रेजेंटेड बाय 8 सेट्स ऑफ 4 हेक्साडेसिमल डिजिट्स एंड ईच सेट ऑफ नंबर्स इज सेपरेटेड बाय कॉलन। यहाँ पे हम कॉलन से सेपरेट करते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ IPv6 एड्रेस इज दिस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 8 सेट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 सेट है और यहाँ पे 4 हेक्साडेसिमल डिजिट्स का इस्तेमाल किया हुआ है हर एक सेट के अंदर, और इनको सेपरेट किया गया है कॉलन से। तो आपको याद रखना है कि IPv6 के अंदर हम कॉलन से सेपरेट करते हैं और IPv4 के अंदर हम डॉट से सेपरेट करते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे डॉट से सेपरेट करते हैं। क्लियर हो गया? अब देखो यहाँ देखो डॉट है ना यहाँ पे लगी हुई। अब देखो तो बाकी पॉइंट्स आप यहाँ पे पढ़ लेना जब आपको PDF मिल जाएगी। मैंने आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे ट्रांसपोर्ट लेयर की। तो ट्रांसपोर्ट लेयर पर यूज़ होने वाले 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारे प्रोटोकॉल्स हैं वो है TCP और UDP प्रोटोकॉल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो TCP क्या है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इसकी फुल फॉर्म भी इम्पॉर्टेंट है और इसके फंक्शनैलिटी से भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो ये आपका एक ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल है। देखो TCP स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इट इज़ अ ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल दैट फैसिलिटेट्स द ट्रांसमिशन ऑफ पैकेट्स फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, ठीक है। इट इज़ अ कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। ये पूछेंगे आपसे कि TCP कैसा है, कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। मतलब जब इसे बिटवीन द होस्ट कम्युनिकेशन करना होता है तो पहले ये कनेक्शन को एस्टैब्लिश करता है। लिखा है यहाँ पे, दैट मीन्स इट एस्टैब्लिशेस द कनेक्शन prior to the communication that occurs between the computing devices in the network। जिन भी computing devices के अंदर communication होना है तो communication start करने से पहले connection को establish करता है कौन, TCP। इसलिए इसको बोलते हैं connection oriented और ये एक होता है reliable type of protocol। अब इसका मतलब क्या, reliable का ये मतलब होता है कि जो भी हम पैकेट्स यहाँ पर सेंड कर रहे हैं सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ, वो श्योरिटी है कि वो वहाँ पर पहुँचेंगे ही पहुँचेंगे, बीच में डेटा पैकेट लॉस्ट नहीं होंगे। तो यहाँ पे इसे हम बोलते हैं रिलायबल प्रोटोकॉल, ठीक है। दिस प्रोटोकॉल इज यूज्ड विद द IP प्रोटोकॉल, सो टुगेदर इट इज कॉल्ड एज TCP IP। इसी का इस्तेमाल करते हैं हम नेटवर्किंग मॉडल के तौर पे। TCP initially set up a 3-way handshake process between the source and destination। तो जब ये कनेक्शन को establish करता है तो ये 3-way handshake process को सेटअप करता है between the source and destination, then it splits the data into small chunks called as segments, ठीक है। और इसके बाद जब हैंडशेक प्रोसेस के थ्रू कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाता है बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन, उसके बाद क्या करता है, डेटा को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करता है, उसे हम बोलते हैं सेगमेंट्स, और फिर सेंड करता है जिसमें ये हेडर को भी लगाता है, इंक्लूड्स अ हेडर इनटू एवरी सेगमेंट, और फिर फॉरवर्ड कर देता है कहाँ पे, इंटरनेट लेयर को। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे अब TCP IP के हेडर को। TCP के हेडर को पढ़ना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। यहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया है। देखो
बात करेंगे टीसीपी हेडर के फॉर्मेट की, तो टीसीपी हेडर आपका होता है 20 बाइट्स का, इसे याद कर लो 20 बाइट्स का होता है। अगर बिट्स में पूछेंगे तो आप देख लो कितना हो गया यहाँ पे, 20 इंटू 8 कर लो, कितना हो गया 20 इंटू 8, 160 बिट्स का हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से जब भी हम टीसीपी से, जब भी हम ट्रांसपोर्ट लेयर से टीसीपी को यूज़ करके डेटा को सेंड करेंगे तो डेटा के साथ हेडर को भी अटैच करा जाता है। अब देखो आपके हेडर में क्या क्या होता है। हेडर में होता है सोर्स पोर्ट का एड्रेस और डेस्टिनेशन पोर्ट का एड्रेस। सोर्स पोर्ट का एड्रेस 16 बिट्स का, डेस्टिनेशन पोर्ट का एड्रेस 16 बिट्स का, सीक्वेंस नंबर 32 बिट्स की, एक्नॉलेजमेंट नंबर 32 बिट्स के। ठीक है, ये आपका होता है हेडर लेंथ 4 बिट्स का, रिजर्व्ड बिट्स 4 बिट्स की। इसके बाद यहाँ पे है विंडो साइज 16 बिट्स का, देन चेकसम 16 बिट्स, अर्जेंट पॉइंटर 16 बिट्स एंड ऑप्शंस एंड पैडिंग। तो इस तरीके से होता है टीसीपी हेडर फॉर्मेट, 20 बाइट का होता है। और यहाँ से कौन सा क्वेश्चन आया था उसको भी डिस्कस करेंगे आगे। यहाँ पे ऑप्शंस और पैडिंग को समझ लो। देखो, इट प्रोवाइड्स एडिशनल ऑप्शंस, द ऑप्शन फील्ड इज रिप्रेजेंटेड इन 32 बिट्स की होती है ये वाली फील्ड। इफ़ दिस फील्ड कंटेन्स द डेटा लेस देन 32 बिट, तो हम इसे पैडिंग करते हैं ताकि रिमेनिंग बिट्स जो है वो हम पूरी कर पाएँ। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शंस एंड पैडिंग होती है। ऑप्शंस होते हैं 32 बिट के, लेकिन 32 बिट अगर पूरी नहीं हो पाती तो इसे पैडिंग कर देते हैं। पैडिंग मतलब एक्स्ट्रा बिट्स ऐड करते हैं 32 बिट्स को बनाने के लिए। तो यहाँ पे आपको कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा इसको डिस्कस करूँगी आगे। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे यूडीपी के बारे में। यूडीपी स्टैंड्स फॉर यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ये भी आपका ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल है। ये एक सिंपल प्रोटोकॉल है एंड इट प्रोवाइड्स नॉन सीक्वेंस ट्रांसपोर्ट फंक्शनैलिटी। मतलब यहाँ पे लिखा है साफ साफ नॉन सीक्वेंस्ड। जो भी आप डेटा भेजेंगे सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ, यहाँ पे कोई गारंटी नहीं है कि जो आपका डेटा है वो सीक्वेंस में ही जाएगा। यूडीपी आपका होता है कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल। यहाँ से क्वेश्चन आता है हर बार, मतलब कि जो यूडीपी है ये डेटा को ट्रांसमिट करने से पहले कनेक्शन को एस्टैब्लिश नहीं करता। दिस टाइप ऑफ प्रोटोकॉल इज यूज्ड व्हेन रिलायबिलिटी एंड सिक्योरिटी आर लेस इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे रिलायबिलिटी तो है ही नहीं और सिक्योरिटी भी नहीं है। इस टाइप ऑफ प्रोटोकॉल को जब यूज़ करते हैं जब हमें रिलायबिलिटी और सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं होती बल्कि स्पीड और साइज़ की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो यूडीपी आपका होता है एंड टू एंड ट्रांसपोर्ट लेवल प्रोटोकॉल दैट एड्स ट्रांसपोर्ट लेवल एड्रेसेस। यहाँ पे चेकसम एरर कंट्रोल होता है एंड लेंथ इंफॉर्मेशन टू द डेटा फ्रॉम द अपर लेयर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे द पैकेट प्रोड्यूस्ड बाय यूडीपी प्रोटोकॉल इज नोन एज यूज़र डेटाग्राम। ठीक है, जो पैकेट यूडीपी प्रोटोकॉल प्रोड्यूस करता है उसे बोलते हैं यूज़र डेटाग्राम। अब बात करते हैं यूडीपी हेडर के साइज़ की। कितने बाइट का होता है? 8 बाइट का होता है यूडीपी का हेडर। यहाँ पे देखो सोर्स पोर्ट का एड्रेस 16 बिट्स का, डेस्टिनेशन पोर्ट का एड्रेस 16 बिट्स का, टोटल लेंथ 16 बिट्स की, चेकसम 16 बिट्स का, और फिर होता है डेटा। तो ये आपका हो गया इतना हेडर। दिस इज़ व्हाट हेडर है ये आपका यूडीपी का, और नीचे है हमारा डेटा। तो जब भी एक लेयर से दूसरी लेयर पे डेटा जाता है तो डेटा के साथ वो लेयर हेडर को भी अटैच कर देती है। तो यहाँ पे ये हमारा है यूडीपी हेडर। कितने बाइट्स का? 8 बाइट्स। तो 8 बाइट मतलब कितना हो गया आपका? 8 इंटू 8 64 बिट्स है। तो चेक कर लेते हैं क्या 64 बिट्स बन गई? बिल्कुल बन गई। 16 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 16 दैट इज 64 बिट्स में आपका होता है। तो आपसे डायरेक्टली पूछेंगे कि यूडीपी हेडर का साइज़ क्या है? 8 बाइट्स का, और टीसीपी हेडर का साइज़ क्या है? 20 बाइट्स का। क्लियर हो गया? और कौन से क्वेश्चन यहाँ से आते हैं वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे। अब बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन टीसीपी एंड यूडीपी के बारे में। डिफरेंस डिस्कस कर लेते हैं, टीसीपी और यूडीपी के बीच में क्या क्या डिफरेंस है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। देखो डेफिनेशन पढ़ लो पहले यहाँ पर। टीसीपी क्या है? इस्टेब्लिश करता है एक वर्चुअल सर्किट डेटा को ट्रांसमिट करने से पहले, मतलब ये कनेक्शन को पहले बनाता है। अगर बात करें यूडीपी की, तो यूडीपी डायरेक्टली डेटा को ट्रांसमिट कर देता है विदाउट वेरीफाइंग दैट द रिसीवर इज़ रेडी टू रिसीव और नॉट। ठीक है, तो ये चेक भी नहीं करता कि रिसीवर रिसीव करने के लिए रेडी है या फिर नहीं है, डायरेक्टली डेटा को ट्रांसमिट कर देता है। कनेक्शन टाइप की बात करें तो टीसीपी होता है कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल और यूडीपी होता है कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल। स्पीड की बात करें तो यहाँ पे टीसीपी की स्पीड होती है स्लो और यूडीपी की स्पीड होती है हाई। अगर बात करें रिलायबिलिटी की,
तो यहाँ पे TCP आपका एक रिलायबल प्रोटोकॉल है और UDP कैसा है, अनरिलायबल प्रोटोकॉल। अगर बात करें हेडर साइज की तो 20 बाइट्स का TCP का हेडर साइज है और 8 बाइट्स का UDP का हेडर साइज है। अब अगर बात करें एक्नॉलेजमेंट की तो TCP में क्या होता है, इट वेट्स फॉर द एक्नॉलेजमेंट ऑफ द डेटा एंड हैज़ द एबिलिटी टू रीसेंड द लॉस्ट पैकेट। देखो, मान लीजिए सेंडर ने रिसीवर को डेटा भेजा, तो उसके बाद रिसीवर एक्नॉलेजमेंट भेजता है सेंडर को कि येस मुझे डेटा मिल गया है। लेकिन अगर मान लो गलती से कोई पैकेट लॉस्ट हो जाता है तो TCP में ये एबिलिटी होती है कि वो उस लॉस्ट पैकेट को रीसेंड कर सकता है। बट अगर बात करें UDP की तो ये कभी भी एक्नॉलेजमेंट नहीं लेता है और अगर एक बार कोई फ्रेम या पैकेट लॉस्ट हो गया तो ये उसे रिट्रांसमिट नहीं कर सकता। आपने देखा होगा, अगर एग्जाम्पल की बात करें UDP की, तो जब हम देखते हैं लाइव मैच, कभी देखा है आपने लाइव मैच ऑनलाइन, तो उसमें क्या होता है, कई बार क्या होता है कि एक्चुअल स्कोर कुछ और चल रहा होता है और हम कुछ और देख रहे होते हैं, हम थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं, ठीक है, कई बार ऐसा हो जाता है और फिर एकदम से हम आगे जंप कर जाते हैं, तो बीच के जो पैकेट्स होते हैं ना वो एकदम से क्या होता है, लॉस्ट हो जाते हैं और फिर हम लाइव देखने लग जाते हैं। तो वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं UDP का, बिकॉज यहाँ पे हमें स्पीड चाहिए, रिलायबिलिटी नहीं चाहिए होती यहाँ पे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे अब एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स के बारे में समझना। एप्लीकेशन लेयर सबसे टॉप मोस्ट लेयर होती है OSI मॉडल की और TCP IP मॉडल के, आप जानते हैं, और ये वो लेयर है जो यूज़र को सभी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे यूज़ होने वाले बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स हम डिस्कस करने वाले हैं, जहाँ से क्वेश्चन हर बार एग्जामिनेशन में आता ही आता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है, द एप्लीकेशन लेयर प्रोवाइड्स सेवरल प्रोटोकॉल्स which allows any software to easily send and receive information and present meaningful data to its user। अब कौन कौन से प्रोटोकॉल्स हैं जो एप्लीकेशन लेयर पे यूज़ होते हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है टेलनेट। अब टेलनेट की फुल फॉर्म भी एग्जामिनेशन में आती है, इसकी फुल फॉर्म होती है टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क। अब इससे होता क्या है, देखो, दिस प्रोटोकॉल इज़ यूज्ड फॉर मैनेजिंग द फाइल्स ओवर द इंटरनेट। सपोज आप कहीं घूमने गए हैं और आपके घर में कंप्यूटर में कोई फाइल सेव है, आप इंटरनेट के थ्रू उस फाइल को किसी रिमोट जगह से मैनेज कर सकते हो। इसके लिए हम टेलनेट प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इट अलाउज द टेलनेट क्लाइंट्स टू एक्सेस द रिसोर्सेज ऑफ टेलनेट सर्वर। तो हमें अपनी उस फाइल को टेलनेट सर्वर से अटैच करना होता है और फिर हम कहीं पर भी वर्ल्ड में किसी भी कोने पे हो उस टेलनेट सर्वर को हम यूज़ कर सकते हैं यूजिंग इंटरनेट, ठीक है। तो टेलनेट यूजेस पोर्ट नंबर 23। तो यहाँ पर पोर्ट नंबर एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। हर एक प्रोटोकॉल के पास एक पोर्ट नंबर दिया गया है ताकि उसे हम ईजिली एक्सेस कर सकें इंटरनेट पे। इसके बारे में हम अभी डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब देखो, पोर्ट नंबर आपको याद करना है यहाँ पे, और ये आपका यहाँ पे लिख देती हूँ, रिमोट लॉगिन के लिए यूज़ में आता है। रिमोट लॉगिन मतलब क्या है कि आप कहीं पर भी हो, रिमोट किसी भी जगह पे हो, आप वहाँ से लॉगिन करके अपने फाइल को मैनेज कर सकते हैं। क्लियर हो रहा है? ये होता है टेलनेट। नेक्स्ट यहाँ पर है DNS, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल। DNS स्टैंड्स फॉर डोमेन नेम सिस्टम। इसकी फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है और इसकी फंक्शनैलिटी भी इंपॉर्टेंट है। द DNS सर्विस ट्रांसलेट्स द डोमेन नेम सेलेक्टेड बाय द यूज़र इनटू द कॉरस्पॉन्डिंग IP एड्रेस। अब इसको समझो ऐसे, देखो, जैसे कि हम क्या याद करते हैं, हम याद करते हैं google.com, yahoo.com, gmail.com, ये सब क्या है, डोमेन नेम है हमारी पॉपुलर वेबसाइट्स के। लेकिन क्या हमें पता है उनका एक्चुअल IP एड्रेस क्या है? हमें नहीं पता। क्यों? क्योंकि IP एड्रेस को याद रखना किसी भी यूज़र के लिए बहुत मुश्किल है। बहुत सारी वेबसाइट्स है, कितनी वेबसाइट्स का आप IP एड्रेस याद कर पाएंगे? तो इसको ईजी करने के लिए हमने डोमेन नेम सिस्टम का इस्तेमाल करना शुरू हुआ। तो जैसे ही आप डालते हो सर्च के अंदर google.com, ठीक है, जैसे आप वेब ब्राउज़र पे लिखते हो google.com, तो फिर क्या होता है कि DNS जो है वो इसको इसके कॉरस्पॉन्डिंग IP एड्रेस में कन्वर्ट कर देता है और फिर हम उस वेबसाइट पर पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, इसका मेन काम क्या है कि DNS सर्विस ट्रांसलेट करती है डोमेन नेम को। ये क्या है? डोमेन नेम है। डोमेन नेम को IP एड्रेस में कन्वर्ट करने के लिए, ट्रांसलेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं DNS का। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा।
अब देखो एग्जाम्पल है, इफ़ यू चूज़ द डोमेन नेम www.abcd.com, ठीक है। अगर मान लो किसी यूज़र के पास कोई वेबसाइट है www.abcd.com, तो DNS उसको उसके रिस्पेक्टिव जो कॉरस्पॉन्डिंग उसका IP एड्रेस है उसमें ट्रांसलेट करके दे देगा। तो यहाँ पे तो हमने रैंडम लिख दिया है समझाने के लिए, लेकिन हर एक वेबसाइट का एक IP एड्रेस होता है। तो DNS प्रोटोकॉल कौन सा पोर्ट नंबर यूज़ करता है, तो वो करता है 53 पोर्ट नंबर का यूज़। तो पोर्ट नंबर आपसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं एग्जामिनेशन में, 10,23 और DNS 53 पोर्ट नंबर यूज़ करते हैं। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अगले प्रोटोकॉल के बारे में, एंड दैट इज़ IMAP, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है, इसका इस्तेमाल हम करते हैं ईमेल के केस में, ठीक है। ईमेल के साथ हम IMAP प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं। तो इट इज़ एन एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल विच इज़ यूज्ड टू रिसीव द ईमेल्स फ्रॉम द मेल सर्वर, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है, IMAP का इस्तेमाल करके हम मेल सर्वर से ईमेल को रिसीव करते हैं। हम यहाँ पे ईमेल को सेंड नहीं करते हैं, ईमेल को रिसीव करने के लिए हम यूज़ करते हैं IMAP प्रोटोकॉल का। इस बात का आपको ध्यान देना है। अब देखो यहाँ पर IMAP प्रोटोकॉल की तरह ही एक और प्रोटोकॉल भी काम करता है, वो है POP, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। इसका इस्तेमाल भी हम ईमेल को रिट्रीव या फिर रिसीव करने के लिए करते हैं, और इसका करंट वर्जन चल रहा है 3, तो POP 3 इसका नाम होता है। और इसकी फुल फॉर्म लिख देती हूँ यहाँ पर, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। अगेन इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है, इसका इस्तेमाल भी हम ईमेल को रिट्रीव करने के लिए ही करते हैं, ठीक है। तो IMAP और POP 3 दोनों को हम क्या बोलते हैं, मैसेज एक्सेसिंग एजेंट, MAA। क्या बोलते हैं इन दोनों को हम कंबाइंड करके, MAA, मैसेज एक्सेसिंग एजेंट। क्लियर हो गया। अब देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। POP 3 और IMAP में डिफरेंस क्या है, तो देखो अगर आपको POP 3 यूज़ करना है, तो इस केस में अगर आपके पास कोई ईमेल रिसीव हुई है, तो उस ईमेल को बिना अपने सिस्टम में डाउनलोड करे आप रीड नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर हम यूज़ करते हैं IMAP प्रोटोकॉल का, तो हम मेल के कंटेंट को पार्शली रीड कर सकते हैं डाउनलोड करने से पहले। आई बात समझ में? एक बार फिर से रिपीट करते हैं। देखो अगर हम POP 3 का इस्तेमाल करते हैं तो हम मेल के कंटेंट को रीड नहीं कर सकते जब तक हम उसे डाउनलोड ना कर लें अपने लोकल सिस्टम पे। लेकिन IMAP में क्या होता है, ये थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है। यहाँ पे हम मेल के कंटेंट को पार्शली रीड कर सकते हैं बिफोर डाउनलोडिंग। तो जो यूज़र है वो मेल्स को ईजिली ऑर्गेनाइज कर सकता है मेल सर्वर पे, किस केस में, IMAP में। लेकिन जो यूज़र है वो POP 3 के केस में मेल सर्वर पर ईमेल्स को ऑर्गेनाइज नहीं कर सकता। तो ये एक मेन डिफरेंस है बिटवीन IMAP एंड POP 3। इसके अलावा आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि जो POP 3 है उसका जो पोर्ट नंबर होता है वो होता है 110, और जो हमारा IMAP है इसका जो पोर्ट नंबर है वो होता है 143, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या समझा कि IMAP और POP 3 दोनों ही क्या है, मैसेज एक्सेस एजेंट है। इनकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है और दोनों को इस्तेमाल हम करते हैं रिसीव करने के लिए ईमेल को फ्रॉम द मेल सर्वर। अब बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे DHCP की। DHCP स्टैंड्स फॉर डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ठीक है। अब ये होता क्या है, इट प्रोवाइड्स IP एड्रेसेस टू होस्ट। तो एक नेटवर्क से जितने भी होस्ट कनेक्टेड है उन सभी होस्ट को IP एड्रेस कोई असाइन भी तो करता है ना। तो कौन करता है उसे IP एड्रेस असाइन, तो DHCP रिस्पॉन्सिबल है होस्ट को IP एड्रेस असाइन करने के लिए। क्लियर हो गया। अब देखो, whenever a host tries to register for an IP address with the DHCP server provides a lots of information to the corresponding host। तो सिंपल सी बात यह है कि होस्ट को अगर नेटवर्क से कनेक्ट होना है तो उसको एक IP एड्रेस की ज़रूरत पड़ेगी, और वो IP एड्रेस उसे कौन एलोकेट करेगा, DHCP उसे IP एड्रेस एलोकेट कर देगा, वो भी डायनेमिकली, ठीक है। तो DHCP यूज़ करता है पोर्ट नंबर कौन कौन से, 67 और 68। नेक्स्ट बात करेंगे FTP की। FTP आपका होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल जिसका इस्तेमाल करते हैं हम फाइल्स के ट्रांसफ़र के लिए। तो FTP की फुल फॉर्म होती है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल इसकी फुल फॉर्म नहीं होती, कई बार बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं बिटवीन ट्रांसफ़र एंड ट्रांसमिशन। तो याद रख लो, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इज़ द फुल फॉर्म ऑफ FTP, ठीक है।
अब दिस प्रोटोकॉल हेल्प्स टू ट्रांसफ़र डिफरेंट फाइल्स फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर। एक डिवाइस से एक दूसरे डिवाइस के बीच अगर आपको फाइल्स को ट्रांसफ़र करना है तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं FTP प्रोटोकॉल का। FTP प्रमोट्स शेयरिंग ऑफ द फाइल्स बाय रिमोट कंप्यूटर डिवाइसेस विद रिलायबल एफिशिएंट डेटा ट्रांसफ़र। तो जो दोनों मशीन्स हैं जिनके बीच में हम फाइल्स को ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो किसी भी लोकेशन पे हो सकती है रिमोटली, और यहाँ पे जो शेयरिंग ऑफ फाइल्स है वो होती है रिलायबल और एफिशिएंट। अब FTP भी 2 पोर्ट नंबर यूज़ करता है। डेटा को एक्सेस करने के लिए FTP यूज़ करता है 20 पोर्ट नंबर, और कंट्रोल पर्पस के लिए मतलब डेटा कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करता है ये 21 पोर्ट नंबर। तो ये आपको दोनों याद करने हैं। FTP 20 पोर्ट नंबर यूज़ करता है डेटा के लिए, और डेटा को कंट्रोल करने के लिए यूज़ करता है 21 पोर्ट नंबर। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे SMTP प्रोटोकॉल की। अभी तक हमने बात की है IMAP और POP3 की, जहाँ पे हम ईमेल को रिसीव करते हैं। लेकिन अगर बात करूँ SMTP की, तो इस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करके हम मेल को सेंड करते हैं। तो SMTP स्टैंड्स फॉर सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इम्पॉर्टेंट है इसकी फुल फॉर्म भी। It is used to transfer the electronic mail from one user to another। अच्छा, एक बात सुन लीजिए, ईमेल में जो ई है उसका मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक होता है उसका मतलब। तो यहाँ पे इसका मतलब है इलेक्ट्रॉनिक। ये क्वेश्चन O लेवल के एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि व्हाट E स्टैंड्स हेयर इन ईमेल। तो E स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, तो एक यूज़र से दूसरे यूज़र की तरफ अगर आपको ईमेल सेंड करनी है तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं SMTP प्रोटोकॉल का। SMTP इज़ यूज्ड बाय एंड यूज़र्स टू सेंड द ईमेल्स विद ईज। ठीक है, तो SMTP का इस्तेमाल करके हम आसानी से ईमेल्स को सेंड कर सकते हैं। अब SMTP भी 2 पोर्ट नंबर यूज़ करती है, 25 एंड 587, लेकिन जो पॉपुलर है वो है आपका 25। इसे आप चाहे तो इग्नोर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप याद रखिए कि SMTP के पास जो पोर्ट नंबर है वो 25 है, इसे आप रहने दीजिए, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जामिनेशन में 25 ही आपको दिखाई देगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोटोकॉल जो है वो है आपका HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है ये। इट इज़ द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब, WWW। जो आपका इंटरनेट है, वर्ल्ड वाइड वेब, उसका जो फाउंडेशन है वही आपका क्या है? HTTP है। तो ये किस पे काम करता है? ये काम करता है क्लाइंट सर्वर मॉडल पे। ऑब्वियस सी बात है, हम सब क्या है? क्लाइंट्स हैं जो नेटवर्क को यूज़ करना चाहते हैं। फिर हमारे पास एक सर्वर होता है जिस पे हम अपनी रिक्वेस्ट को सेंड करते हैं। सर्वर उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करके हमें रिजल्ट प्रोवाइड करता है। तो इसके लिए जिस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं वो होता है HTTP। मतलब देखो, दिस प्रोटोकॉल इज़ यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग द हाइपर मीडिया डॉक्यूमेंट्स लाइक HTML। तो अगर हमें हाइपर मीडिया डॉक्यूमेंट जैसे कि HTML को ट्रांसमिट करना है तो इसके लिए इस्तेमाल करते हैं हम किसका? HTTP का। दिस प्रोटोकॉल वॉज डिज़ाइंड पर्टिकुलरली फॉर द कम्युनिकेशंस बिटवीन द वेब ब्राउज़र्स एंड द वेब सर्वर्स। तो आपको मैंने अभी बताया था कि वेब ब्राउज़र जिस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करके वेब सर्वर से कम्युनिकेशन बनाते हैं वो प्रोटोकॉल आपका होता है HTTP। ठीक है, बट दिस प्रोटोकॉल कैन ऑल्सो बी यूज फॉर सेवरल अदर पर्पस। देखो, ये प्रोटोकॉल बहुत सारे अलग अलग पर्पसेस के लिए भी यूज़ होता है, लेकिन इसका मेन पर्पस क्या है कि वेब ब्राउज़र जब वेब सर्वर से कम्युनिकेट करते हैं तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं HTTP प्रोटोकॉल का, और ये यूज़ करता है पोर्ट नंबर 80। इसको आप याद कर लीजिए। आपसे एग्जामिनेशन में एक और चीज़ पूछेंगे कि अब हम यूज़ कर रहे हैं HTTPS का, यहाँ पर S की फुल फॉर्म क्या है? ये क्वेश्चन भी O लेवल में पूछा गया है पहले। तो S स्टैंड्स फॉर सिक्योर। अब ये S किसकी वजह से आया है? ये S आया है SSL लेयर की वजह से, SSL लेयर की वजह से। अब ये SSL लेयर क्या है इसको हम अभी डिस्कस करेंगे आगे। और यहाँ पे जो HTTPS है इसका पोर्ट नंबर भी पूछते हैं। इसका पोर्ट नंबर है 443। तो आई होप आपको यहाँ तक सभी एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल समझ में आ गए होंगे। मैंने यहाँ पे सभी इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स को आपके साथ डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो आपको प्रोटोकॉल्स भी समझने हैं और इसके साथ साथ इनके पोर्ट नंबर का भी ध्यान देना है। इसके बाद देखो, इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी IANA इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द यूजेस ऑफ दीज पोर्ट्स। ठीक है, तो किस तरीके से हम पोर्ट्स को यूज़ करेंगे इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? IANA, इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी। ठीक है, तो इसका भी आप याद कर लो नाम, यहाँ से भी
क्वेश्चन आ सकता है कि हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द पोर्ट नंबर। सो कौन रिस्पॉन्सिबल है? IANA, इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी। अब देखो यहाँ पर, और IANA ही आपके IP एड्रेस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। सभी IP एड्रेस हमें यहीं से ही मिलते हैं, जो प्राइवेट IP एड्रेसेस थे या फिर स्पेसिफिक IP एड्रेस थे वो यहीं से ही एलोकेट किए जाते हैं। अब देखो यहाँ पर हम पढ़ेंगे बहुत सारे प्रोटोकॉल्स के बारे में। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये यूज़ करता है TCP प्रोटोकॉल को। पोर्ट नंबर इसका 80 होता है। HTTPS S फॉर सिक्योर, ये भी यूज़ करता है TCP को, पोर्ट नंबर 443। नेक्स्ट FTP, अगर बात करें कंट्रोल की तो यूज़ करता है TCP को, पोर्ट नंबर 21। और FTP जो डेटा एक्सेस के लिए होता है वो यूज़ करता है TCP को, पोर्ट नंबर 20। देन SSH सिक्योर शेल, ये क्या होता है? सिक्योर शेल, ठीक है, ये यूज़ करता है TCP और पोर्ट नंबर इसका होता है 22। नेक्स्ट इज टेलनेट, TCP यूज़ करता है, पोर्ट नंबर 23। DNS दोनों का यूज़ करता है, TCP का भी और UDP का भी, और पोर्ट नंबर 53 होता है। SMTP यूजेस TCP एंड पोर्ट नंबर इज 25। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल POP3 uses TCP and its port number is 110. And next is network time protocol NTP uses UDP and port number is 123. यहाँ पे IMAP भी डाल लो। IMAP का होता है 143। बस इतने ही आपको पोर्ट नंबर याद रखने हैं, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद नेटवर्किंग का लास्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। देखो नेटवर्क सिक्योरिटी की बात कर लेते हैं। अब देखो नेटवर्क सिक्योरिटी की ज़रूरत क्यों पड़ी? नेटवर्क सिक्योरिटी की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैकर्स थे और इंट्रूडर्स थे जो हमारे नेटवर्क में आके हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तो उनको अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ा? नेटवर्क पर सिक्योरिटी इम्प्लाई करनी पड़ी। तो यहाँ पर हम इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन का भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जिससे हम डेटा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। देखो अब नेटवर्क सिक्योरिटी रेफर्स टू द मेजर्स टेकन बाय एन एंटरप्राइज और ऑर्गेनाइजेशन टू सिक्योर इट्स कंप्यूटर नेटवर्क एंड डेटा यूजिंग बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर सिस्टम्स, ठीक है। तो नेटवर्क सिक्योरिटी वो तरीके होते हैं, वो मेजर्स हैं जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपनाती है ताकि उनका जो सेंसिटिव डेटा है वो कोई और यूज़ ना कर पाए। दिस एम्स एट सिक्योरिंग द कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है, एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ द डेटा एंड नेटवर्क। तो कोई भी बाहर का यूज़र उनके नेटवर्क के डेटा को एक्सेस ना कर पाए और उसको लीक ना कर दे और अपने यूज़ के लिए उसका इस्तेमाल ना करे, इसके लिए हम नेटवर्क सिक्योरिटी का इस्तेमाल करते हैं। तो एवरी कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन दैट हैंडल्स लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा हैज़ अ डिग्री ऑफ सॉल्यूशंस अगेंस्ट द साइबर थ्रेट्स, ठीक है। तो जो भी बड़ी बड़ी कंपनी होती है जैसे कि फेसबुक है, गूगल है, टेलीग्राम है, तो ये सब जो कंपनी होते हैं ना, इनके पास क्या होते हैं? बहुत सारे तरीके होते हैं साइबर थ्रेट से लड़ने के लिए। अब यहाँ बात करते हैं सिक्योर सॉकेट लेयर SSL की। दिस प्रोवाइड्स सिक्योरिटी टू द डेटा दैट इज ट्रांसफर्ड बिटवीन द वेब ब्राउज़र एंड सर्वर। आप देखते होंगे बहुत सारी वेबसाइट पे लिखा होता है सिक्योर और बहुत पे लिखा होता है नॉट सिक्योर। तो जिन वेबसाइट्स पर लिखा होता है सिक्योर या फिर उनका जो वेब एड्रेस है वो स्टार्ट होता है HTTPS से, इट मीन्स उनके पास SSL लेयर का सर्टिफिकेट मौजूद है और वो इंश्योर करते हैं कि वो जो डेटा शेयर कर रहे हैं ऑन द वेब वो क्या है? सिक्योर है, वायरस फ्री है। तो SSL क्या करता है? इनक्रिप्ट कर देता है द लिंक बिटवीन द वेब सर्वर एंड अ ब्राउज़र, ठीक है। तो वेब सर्वर और ब्राउज़र के बीच में जो भी डेटा ट्रांसमिट हो रहा है उसे इनक्रिप्ट कर देता है SSL, which ensures that all data passed between them remains private and free from the attack। बिल्कुल ठीक बात है। अगर हम वेब सर्वर से कुछ भी डाउनलोड कर रहे हैं या फिर वहाँ पे कुछ अपलोड कर रहे हैं तो उस केस में जो SSL है ना वो उस डेटा को इनक्रिप्ट कर देता है और ये इंश्योर करता है जो डेटा पास हो रहा है बिटवीन द वेब सर्वर एंड वेब ब्राउज़र वो प्राइवेट रहेगा और अटैक से फ्री रहेगा। तो ये मतलब होता है SSL का। तो अब बात करते हैं प्रीवियस पेपर में आए हुए क्वेश्चंस के बारे में जो नेटवर्किंग पर बेस्ड है। इनको ख़त्म करते हैं आज ही और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे DBMS, ठीक है। और DBMS एक क्लास में हो जाएगा। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और उसके हम MCQs करेंगे और MCQs के थ्रू हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को कंप्लीट पढ़ लेंगे।